क्या भारत का प्रोजेक्ट कूसा फ्यूचर का सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम बनने वाला है? इंडियन नेवी के फाइटर फ्लीट में गैप कितना सीरियस हो चुका है? स्वार्म ड्रोन क्या ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक को रिप्लेस करने वाले हैं? और S-400 सिस्टम का कॉस्ट एडवांटेज क्या पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर बन चुका है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमान नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस प्रोग्राम यानी प्रोजेक्ट कूसा की तरफ से है। सबसे पहले अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इस सिस्टम के लगभग 5 स्क्वाड्रन को खरीदने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है, जो कि इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि ये प्रोजेक्ट अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं रहा बल्कि डेवलपमेंट फेज की तरफ मूव कर रहा है। प्रोजेक्ट कूसा असल में एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला, जिसमें अलग अलग रेंज के इंटरसेप्टर मौजूद होने वाले, ताकि हर टाइप की एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। फरवरी और मार्च 2026 के दौरान ही DRDO की तरफ से इसकी M1 इंटरसेप्टर मिसाइल की इनिशियल ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया, जिसमें इन इंटरसेप्टर मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया था, जिसको डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर कहा जा रहा है। इस M1 वेरिएंट की रेंज लगभग 150 किलोमीटर के आसपास होने वाला है और अभी ये नेक्स्ट फेज यानी इंटीग्रेटेड फ्लाइट ट्रायल और यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल की तरफ बढ़ रहा है, जो कि 2026 के एंड तक स्टार्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि टेस्टिंग के साथ साथ अभी इनकी प्रोडक्शन को भी स्टार्ट करने का फैसला किया जा रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से साथ मिलकर अभी इस सिस्टम के इनिशियल इंटरसेप्टर्स और ग्राउंड सिस्टम का प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जा रहा है। यानी एक तरफ टेस्टिंग चल रहा है और दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग को भी स्टार्ट किया जा चुका है, जिससे ये क्लियर होता है कि इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक मोड में डेवलप किया जा रहा है। अब आप सभी को पता होगा कि प्रोजेक्ट कूसा एक 3 लेयर का डिफेंस शील्ड होने वाला है, जिसमें से सबसे पहला लेयर M1 इंटरसेप्टर का होने वाला है, जिसका रेंज 150 किलोमीटर होने वाला है। दूसरा लेयर M2 इंटरसेप्टर होने वाला है, जो कि लगभग 250 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकता है। और तीसरा लेयर M3 इंटरसेप्टर का होने वाला है, जो कि 350 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक करने वाला है। अब M2 वेरिएंट स्पेशली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और हाई स्पीड टारगेट को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जिसका ट्रायल 2027 के आसपास किया जाने वाला है। और वहीं पर M3 वेरिएंट सबसे पावरफुल इंटरसेप्टर मिसाइल होने वाला है, जो AWACS टैंकर और बॉम्बर जैसे हाई वैल्यू टारगेट को हिट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है और इसका डेवलपमेंटल ट्रायल 2028 के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। अभी तक भारत लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मेनली S-400 सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट कूसा के आने के बाद भारत के पास एक फुल्ली इंडिजिनस और सॉवरेन सिस्टम होने वाला है, यानी कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स और इंटीग्रेशन सब कुछ भारत के कंट्रोल में रहने वाला है, जिससे फ्यूचर में नए थ्रेट के हिसाब से इन सभी सिस्टम को इजीली मॉडिफाई किया जा सकेगा। कुल मिलाकर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि भारत अभी एक ऐसा लेड एयर डिफेंस शील्ड को डेवलप कर रहा है, जो सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं या मिसाइल नहीं बल्कि ड्रोन, स्वार्म्स और स्टेल्थ टारगेट जैसे फ्यूचर थ्रेट को भी इफेक्टिवली काउंटर कर सकता है। और अगर प्रोजेक्ट कूसा सक्सेसफुली ऑपरेशनल हो जाता है तो ये भारत के एयर डिफेंस इकोसिस्टम को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के कैरियर बेस्ड फाइटर फ्लीट की तरफ से। दोस्तों, अभी इंडियन नेवी के अंदर एक सीरियस कैपेबिलिटी गैप देखने को मिल रहा है, जहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक नेवी की तरफ से अभी फ्रांस से एडिशनल 31 रफाल M फाइटर जेट को खरीदने पर विचार किया जा रहा है, जो कि नेवी के लिए रफाल का दूसरा ऑर्डर होने वाला है। अब सवाल ये कि अचानक से इतनी बड़ी एडिशनल रिक्वायरमेंट क्यों रखी जा रही है? इसका सबसे बड़ा रीजन अभी इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर जेट को बताया जा रहा है। दोस्तों, नेवी के पास अभी लगभग 40 के आसपास MiG-29 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट 2035 के आसपास फुल ऑपरेशनल कंडीशन में नहीं रहने वाले, क्योंकि इनको मेंटेनेंस इशू और सर्विस रिलेटेड इशू का सामना करना पड़ रहा है। यानी अगर इनको टाइमली रिप्लेस नहीं किया जाता है तो कैरियर एयर विंग के ऊपर इसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसी गैप को फील करने के लिए भी रफाल M को इन टर्म सोल्यूशन के रूप में खरीदने की विचार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट मौजूद होने वाला है, जो कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ओरिजिनली नेवी का प्लान था कि वो टोटल 57 के आसपास रफाल M को खरीदेंगे, लेकिन बाद में इस नंबर को रिड्यूस करके 26 तक कर दिया गया था, क्योंकि अज्यूम किया गया था कि इंडिजिनस ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर 2029 से 30 के आसपास रेडी हो जाएगा। उस टाइम पर उसका फर्स्ट फ्लाइट 2026 में एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन अभी
ग्राउंड रियलिटी कुछ और बता रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और फुल स्केल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग को भी अभी अप्रूव नहीं किया गया। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अभी लगभग 13,000 से 14,000 करोड़ की फंडिंग का डिमांड कर रही है और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अप्रूवल मिलने का उम्मीद भी 2027 के आसपास किया जा रहा है। यानी सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का टाइमलाइन काफी हद तक डिले हो चुका है। अब जहां पहले इसका फर्स्ट फ्लाइट 2026 में एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो अभी 2030 के आसपास शिफ्ट हो चुका है और अगर सब कुछ स्मूथली भी चलता है तो इसका प्रोडक्शन 2035 के आसपास स्टार्ट होने वाला है। यानी कि 2030 के आसपास इंडियन नेवी की कैरियर फाइटर जेट की स्ट्रेंथ में एक गैप देखने को मिल सकता है, जहां नेवी के पास सफिशिएंट डेक बेस्ड फाइटर मौजूद नहीं रहेंगे। इसी वजह से अभी रफाल एम का एडिशनल ऑर्डर एक ब्रिज सोल्यूशन के रूप में सामने आ रहा है। दोस्तों, अभी नेवी सिर्फ एयरक्राफ्ट पर ही फोकस नहीं कर रही है, बल्कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी एक्सपैंड करने की प्लानिंग कर रहा है। आईएनएस विक्रांत के बाद नेवी की तरफ से अभी ISC-2 और एक और बड़ा 65,000 टन क्लास की ISC-3 को भी डेवलप करने के लिए पुश कर रहा है और फ्यूचर में कैरियर इवेंचुअली आईएनएस विक्रमादित्य को रिप्लेस करने वाला है, जिसका सर्विस लाइफ 2035 के आसपास खत्म होने वाली है। और बड़े कैरियर का फायदा ये होगा कि उसमें ज्यादा एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए सकेंगे और फ्यूचर में एडवांस फाइटर कन्फिगरेशन को भी इसमें इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है। लेकिन बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने के लिए हमें एडिशनल एयरक्राफ्ट की भी जरूरत पड़ने वाली है। इस वजह से अभी नेवी की तरफ से एडिशनल रफाल को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत के स्वाम बेस्ड मिलिट्री लॉजिस्टिक ड्रोन प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, अभी भारत अपनी बैटलफील्ड लॉजिस्टिक सिस्टम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर DRDO की तरफ से डिस्क 14 के अंदर एक नेक्स्ट जनरेशन रिक्वायरमेंट को रिलीज किया जा रहा है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एक ऐसे ड्रोन को डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया है जो एक सिंगल ड्रोन नहीं होने वाला है, बल्कि स्वाम के फॉर्म में काम करने वाला है। और ये ड्रोन नॉर्मल ड्रोन नहीं बल्कि लॉजिस्टिक ड्रोन होने वाले, जो कि हर एक ड्रोन लगभग 200 kg के आसपास पेलोड को कैरी करने में सक्षम होने वाला है। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इस तरह की सिस्टम की जरूरत क्या पड़ रहा है। अब आजकल के टाइम पर सबसे बड़ा चैलेंज होता है लास्ट मिनट लॉजिस्टिक, यानी फॉरवर्ड पोस्ट, हाई एल्टीट्यूड एरिया, जंगल या डेजर्ट में डिप्लॉयड ट्रूप तक सप्लाई को पहुंचाना। ट्रेडिशनल सिस्टम या तो ग्राउंड व्हीकल या हेलीकॉप्टर की मदद से सप्लाई पहुंचाया जाता था, जो कि स्लो, एक्सपेंसिव और काफी रिस्की भी होता था और सभी लोकेशन में नहीं जा सकते थे। लेकिन रिसेंटली सेम रोल के लिए फॉरवर्ड लोकेशन पर ड्रोन का भी इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जा रहा है। लेकिन ये सारे के सारे सिंगल ड्रोन सिस्टम होते हैं, जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म पूरा मिशन कैरी करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह कि अगर वो एक ही ड्रोन डिस्ट्रॉय हो जाता है या क्रैश हो जाता है तो पूरा मिशन फेल हो जाता है। इसी लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए स्वाम ड्रोन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब अगर कैपेबिलिटी की बात करें तो हर एक ड्रोन लगभग 200 kg के आसपास पेलोड को कैरी करने वाला है और लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तक सप्लाई को डिलीवर करने वाला है। इस पेलोड के अंदर राशन, एमुनेशन, फ्यूल, मेडिकल सप्लाई या फिर किसी भी तरीके का लॉजिस्टिक हो सकता है। मतलब बैटलफील्ड में ट्रूप को बिना किसी डिले के कंटिन्यूस सपोर्ट को प्रोवाइड किया जा सकता है। इस ड्रोन के साथ साथ AI स्वाम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें हर ड्रोन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं और अपने टास्क को डायनेमिकली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मिशन के दौरान एक रूट ब्लॉक हो जाता है या एनिमी थ्रेट डिटेक्ट हो जाता है तो ये ड्रोन ऑटोमेटिकली अपना रूट को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए अभी सिक्योर मेश कम्युनिकेशन नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंडीशन में भी कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होने वाला है। ऑपरेशन लेवल पर इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक साथ मल्टीपल लोकेशन पर सप्लाई को भेजा जा सकता है। यानी अगर बैटलफील्ड में मल्टीपल यूनिट हमारे डिप्लॉयड हैं तो सभी को एक ही टाइम पर सप्लाई को भेजा जा सकेगा। इसके अलावा ये सिस्टम मैन्ड मिशन के कंपैरिजन में काफी हद तक सेफ होने वाला है, क्योंकि इसमें पायलट रिस्क में नहीं होता है और कॉस्ट भी कंपैरेटिवली काफी कम होने वाला है, जिस वजह से फ्रीक्वेंट मिशन इजीली फ्लाई करना संभव होने वाला है। अगला अपडेट हमारी मॉडर्न एयर वॉरफेयर के एक बहुत ही शॉकिंग कॉस्ट इक्वेशन की तरफ से। दोस्तों, सोचिए एक सिनेरियो जहां पर पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक JF-17 थंडर, जो कि लगभग 30 से 35 मिलियन डॉलर का होता है, उसे भारत का S-400 सिस्टम सिर्फ एक मिसाइल से 200 किलोमीटर की दूरी से मार गिरा देता है। और सबसे शॉकिंग बात यह कि उस एक मिसाइल का कॉस्ट लगभग $1 मिलियन से $1.5 मिलियन के आसपास होता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो भारत सिर्फ $1.5 मिलियन खर्चा करके 30 से 35 मिलियन डॉलर की फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। यहाँ पर जो कॉस्ट रेशियो बनता है वो लगभग 1:20 के आसपास बन रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी समझना काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। अगर हाई प्रोबेबिलिटी किल के लिए 2 मिसाइल भी यहाँ पे फायर किए जाते हैं, तब भी टोटल कॉस्ट लगभग
$3 मिलियन के आसपास रहने वाली है, जो कि फाइटर जेट की कॉस्ट के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहने वाली है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि S-400 सिस्टम काफ़ी महंगा सिस्टम है, और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। भारत की तरफ से 2018 में लगभग $5.43 बिलियन का एक डील साइन किया था, जिसमें 5 S-400 रेजिमेंट खरीदे गए थे, और इसके अलावा रिसेंटली 288 एडिशनल मिसाइल के लिए भी ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसके लिए $1 बिलियन दिया जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है, जो कि पर शॉट कॉस्ट वर्सेस टोटल सिस्टम कॉस्ट होने वाला है। सिस्टम का इनिशियल कॉस्ट एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन एक्चुअल वॉर में जो मैटर करता है वो पर एंगेजमेंट कॉस्ट होता है, और यहाँ पर S-400 सिस्टम का एडवांटेज क्लियर दिखाई देने वाला है। जैसे जैसे भारत ज़्यादा मिसाइल प्रोक्योर करेगा और इस सिस्टम को अपने सर्विस में फुली इंटीग्रेट कर लेगा, वैसे वैसे हर एक शॉट का इफेक्टिव कॉस्ट और भी कम होता जाएगा। अब किसी भी जंग में सबसे पहला फैक्टर इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने वाली। अब जितने ज़्यादा मिसाइल भी भारत खरीदेगा, उतना ही पर शॉट कॉस्ट हमारा कम होता जाएगा। दूसरा फैक्टर टारगेटिंग और लेयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है। अब भारत सिर्फ S-400 सिस्टम पर अभी डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि इसके अलावा भारत की तरफ से आकाश मिसाइल सिस्टम और बैरक एरिया सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी हर टारगेट के लिए सबसे सूटेबल और कॉस्ट इफेक्टिव मिसाइल का भारत इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा फैक्टर हाई सक्सेस रेट होने वाला है। अगर एक मिसाइल का हिट प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होता है, तो कम मिसाइल फायर करके टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिससे ओवरऑल कॉस्ट और भी कम होने वाला है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरेंस इफेक्ट होने वाला है, जिसमें दुश्मन को पहले से पता होगा कि उनका एक फाइटर जेट इजीली लॉन्ग रेंज से डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो वो अपनी एयरक्राफ्ट को फ्रंट लाइन पर भेजने से पहले 10 बार सोचने वाले हैं। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट उनका सॉर्टी रेट के ऊपर पड़ने वाला है, यानी कि वो अपने एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ ही नहीं कराएंगे, जिस वजह से हमें एयर डिफेंस सिस्टम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, और इनडायरेक्टली भारत का ऑपरेशनल कॉस्ट और भी कम होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।